हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्धि क्लासेस। आज हम चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस यानी कि बलों को जाने या बलों की खोज, इस चैप्टर के हम इंटैक्स के क्वेश्चन के आंसर करेंगे जो पेज नंबर पर दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर जो एक्टिविटी है उसका भी जो सॉल्यूशन करेंगे। अदर क्लासेस की वीडियो के लिए आप इस वीडियो के नीचे मोर पर क्लिक करना, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ में ओल्ड एनसीईआरटी बुक्स भी वहीं पर आपको मिल जाएगी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ, जहां पर आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इन टैक्स का, जो पेज नंबर 63 से बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा कि व्हाई डज इट फील हार्डर टू पैडल ए बाइसिकल व्हेन गोइंग अप हिल देन ऑन फ्लैट ग्राउंड। कि पहाड़ी पर चढ़ते समय साइकिल चलाना समतल जमीन की तुलना में अधिक कठिन क्यों लगता है। ठीक है, जैसे हम फ्लैट ग्राउंड पे साइकिल चलाते हैं तो वहां पे हमें इजी लगता है, पैडल मारना इजीली से चला लेते हैं। लेकिन जब हम पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो वहां पे हमें पैडल मारना हार्ड लगता है। ठीक है, यानी कि साइकिल चलाना जो है कठिन लगता है। तो क्यों लगता है, ऐसा क्यों है? तो आंसर में हम लिखेंगे व्हेन वी साइकिल अप हिल we are constantly fighting against the Earth's gravitational pull, which tries to pull us back down. This force acts perpendicular to the ground on a flat surface, meaning it does not directly oppose our forward movement, but on a slope, a portion of the gravity acts against our direction of motion, requiring us to exert more force to move forward and upward। कि जब हम साइकिल से यानी कि पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो हम लगातार जो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसके विरुद्ध क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। ठीक है, इनकी फाइटिंग करते हैं, जो फ्रिक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग एक तरफ से, तो जो हमें नीचे की ओर खींचने का प्रयास करता है। समतल सतह पर यह बल जो जमीन के लंबवत कार्य करता है, जिसका अर्थ यह है कि ये जो हमारी आगे की जो गति का सीधा विरोध नहीं करता। ठीक है, इनकी डायरेक्टली अपोज डज नॉट डायरेक्टली अपोज अवर फॉरवर्ड मोमेंट, कि हम आगे की तरफ जाते हैं तो उसकी गति का विरोध ये नहीं करता। लेकिन ढलान पर जो गुरुत्वाकर्षण का एक हिस्सा हमारी गति की दिशा के विपरीत कार्य करता है, जिसके कारण हमें आगे और ऊपर की ओर बढ़ने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसी पेज से, कि व्हाई इज इट इजियर टू स्लिप ऑन ए वेट सरफेस, यानी कि गीली सतह पर जो स्लिप होना आसान क्यों है। आंसर में लिखेंगे इट इज इजियर टू स्लिप ऑन ए वेट सरफेस ड्यू टू रिड्यूस्ड फ्रिक्शन बिटवीन द foot and the surface. Water act as a lubricant, minimizing the grip and making it easier to slide. कि ये जो स्लिप होना आसान है किसके कारण, फ्रिक्शन के कारण। क्योंकि किस कारण होता है कि जो फुट और जो सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। और जो वाटर होता है वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जिसके कारण जो ग्रिप होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण जो स्लाइड होता है उसमें स्लाइडिंग करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी पेज से, कि व्हाई डू वी फील light or like we are floating just after our swing reaches its highest point and begin to come down। कि हम जब झूला झूलते हैं तो झूला ऊपर की तरफ जाता है फिर नीचे की तरफ आता है, तो हमें हल्का और जो ऐसे तैरता हुआ महसूस क्यों होता है, जैसे कि हम हवा में तैर रहे हो। ठीक है, ऐसा हमें जो क्यों फील होता है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि द फीलिंग ऑफ lightness or floating experience on a swim just after it reaches its highest point and begins to descend, it is due to a change in acceleration। ठीक है, and the resulting sensation of reduced gravitational force। As the swing moves upward, it slows down and at its highest point, it momentarily stops। आंसर में लिखेंगे
The feeling of lightness or floating experienced on a swing just after it reaches its highest point and begins to descend is due to a change in acceleration and the resulting sensation of reducing gravitational forces। ठीक है, आप सीधा डायरेक्ट ड्यू टू से भी स्टार्ट कर सकते हो इसका लाइन का, ठीक है, या फिर आप जो क्वेश्चन के अंदर लाइन दी है वो वाली लिख के लाइन भी लिख के आप ड्यू टू से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंजमेंट कर दिया गया है, ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे किसके कारण होता है कि एक्सेलरेशन जो त्वरण होता है वो बदल जाता है और उसके साथ ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एज द स्विंग मूव्स अपवर्ड इट स्लो डाउन एंड at its highest point it momentarily stops before changing direction. During this brief moment, the force of gravity is still acting on us, but it is not counteracted by any upward force from the swing, leading to a feeling of weightlessness. As the swing starts to descend, we accelerate downwards and the feelings of lightness intensifies because our body is essentially falling with the swing। क्योंकि जब हम झूलते हैं तो हमें झूलते वक्त एक तो क्या होता है, जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, त्वरण होता है, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा ये सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है इसके अंदर। और एक्सेलरेशन चेंज होने के साथ साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होता है, कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम जब झूलते हैं उसके अंदर तो झूला ऊपर की तरफ जैसे बढ़ता है तो उसकी जो गति है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है और वह अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर, यानी कि जैसे ही वो ऊपर बिंदु पर जो पहुंचता है वहां पर, तो उसी क्षण भर के लिए वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, जैसे ही उसके अंदर रुक जाता है और फिर उसकी जो डायरेक्शन होती है वो बदल जाती है। यानी कि संक्षिप्त अगर क्षण के दौरान जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है हम पर कार्य करता रहता है, लेकिन जो झूले द्वारा लगाए गए किसी भी ऊपर की ओर जो बल का बल से इसका कोई भी प्रतिकारक नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि इसकी जो लीडिंग टू ए फीलिंग ऑफ वेटनेसलेस रहती है कि ऊपर की तरफ कोई भी जो बल लगता है उसका कोई भी इसके ऊपर प्रभाव तरह से नहीं पड़ता, जिसमें जो भारहीनता होता है यानी कि हमें ऐसा लगता है इसके अंदर कोई भी जो वेट नहीं है, वेटलेस हमें ये फील होता है। ठीक है, हल्का फील होता है, एहसास होता है इसके अंदर। जैसे ही फिर झूला नीचे की ओर आने लगता है तो हम नीचे की ओर तीव्र गति से गिरने लगते हैं कि जैसे हम गिर रहे हो। आपने भी फील किया होगा कि नीचे की तरफ आते हैं ऐसा लगा जैसे गिरेंगे इसके अंदर, लेकिन वो गिरते हम नहीं है। और उससे क्या होता है, हमें हल्कापन फील होता है क्योंकि जो हमारा शरीर होता है ना वो मूल रूप से झूले के साथ नीचे गिर रहा होता है कि जैसे जैसे झूला आता है तो जो हमारी बॉडी होती है वो भी क्या होती है, नीचे की तरफ ही झूले के साथ आ जाती है, इसलिए हमें ये ऐसा फील होता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 67 से, कि इज देयर एनी अदर कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जो पेज नंबर 67 से पूछ रखा था कि क्या कोई और भी जो कॉन्टैक्ट फोर्स है क्या। ठीक है, जैसे मस्कुलर फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो आंसर में लिखेंगे यस कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स की जो एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 69 से, is it essential for an object applying force on another object to always be in contact with it। यानी कि क्या यह जरूरी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट ऊपर जो फोर्स अप्लाई हम करते हैं तो यानी कि हमेशा ही उसके जो कांटेक्ट में आना। ठीक है, यानी कि कोई भी आप जो फोर्स किसी वस्तु पर लगाते हो, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर, दो ऑब्जेक्ट में जो फोर्स हो रहा है तो उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगा रहा है तो क्या जरूरी है कि दोनों ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आना। तो इसके अंदर देखो जो कांटेक्ट फोर्स होगा उसमें तो कांटेक्ट में आएंगे, लेकिन जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया तो मैग्नेट तो कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स हो गया उसके अंदर तो उसमें तो नहीं आएगा, तो नॉन कांटेक्ट है। तो आंसर में हम लिखेंगे नो, नहीं, इट इज नॉट एसेंशियल for an object applying force on another object to always be in contact with it। force can be applied through contact यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स, और विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, यानी कि जो कॉन्टैक्ट होगा वो क्या होगा,
कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ठीक है, जिसके ऊपर फोर्स हम कॉन्टैक्ट के थ्रू अप्लाई करेंगे, यानी कि जो डायरेक्ट फोर्स होगा कॉन्टैक्ट कहलाएंगे, और जो इनडायरेक्ट होगा यानी कि विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा वो क्या कहलाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, इसके अंदर तो सभी फोर्स का अप्लाई करते हैं, जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं हम सभी ऑब्जेक्ट पर, उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट, तो सभी ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं है आपस में कॉन्टैक्ट में आना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 71 से, does it means that there are two kinds of electrical charges? कि क्या इसका मतलब यह है कि क्या यहाँ पर दो प्रकार के इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं क्या? ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो दो प्रकार के हैं क्या? तो ये देखो अपने पढ़ा था उसके अंदर जो चैप्टर में जो स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक जो चार्ज देखा था उसके अंदर वहाँ पे टू टाइप थे, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी कि एक जो रिपेल कर रहा था और दूसरा जो अट्रैक्ट कर रहा था। इसके अंदर आपको ध्यान हो तो इसमें आंसर में लिखेंगे यस, देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इनकी दो प्रकार के जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, पॉजिटिव charge and negative charge. These charges are fundamental properties of matters. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 72 से, कि व्हाई डू ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ? कि सभी जो वस्तुएं हैं धरती के ऊपर ही क्यों गिरती है, या सभी वस्तुओं को धरती अपनी तरफ क्यों खींचती है? ठीक है, आंसर में लिखेंगे ऑब्जेक्ट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स विद मास, अर्थ ग्रेविटी पुल्स ऑल ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर causing them to fall. This force is stronger for objects with more masses and it weakens with distance. कि जितने भी जो ऑब्जेक्ट हैं सभी पृथ्वी के ऊपर आके गिरते हैं, कि पृथ्वी हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, आकर्षित करती है। तो क्यों करती है? कि जो उसकी ग्रेविटी के कारण, ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि अर्थ की ग्रेविटी के कारण कि जो फोर्स है वो क्या करता है, अट्रैक्शन करता है। ठीक है, अट्रैक्ट करता है हर वस्तु को। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, ये फोर्स जो लगता है, तो उसके अंदर क्या होता है, फोर्स, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट विद मासेस, यानी कि उसके जो ऑब्जेक्ट विद मास, यानी कि मास होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों के जो मास होते हैं, तो मास आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं मास के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई वस्तु हल्की है कोई भारी है तो उसके अकॉर्डिंग वो अट्रैक्शन होता है, उसमें उसके अकॉर्डिंग उसमें जो फोर्स लगता है। आप एक हैवी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाओगे तो उसके अंदर आप ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे, क्योंकि उसके अंदर जो मास है वो ज्यादा है, और कोई हल्का है तो उसके अंदर आपको कम फोर्स अप्लाई करने आवश्यकता रहेगी, कि उसका मास है वो क्या है, कम है। ठीक है, इसलिए तो अर्थ है उसकी जो ग्रेविटी है, अर्थ की ग्रेविटी वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, टुवर्ड्स इज सेंटर। ठीक है, इनके सेंटर से, जिसके कारण क्या होता है, वो फॉल हो जाता है, गिर जाता है। और ये फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट से भी जो स्ट्रॉन्ग होता है, ज्यादा फोर्स होता है इसके अंदर, स्ट्रॉन्गर फोर्स है विद मोर मास, क्योंकि मास से भी ज्यादा, तो इसके कारण ही जो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो भी क्या हो जाती है, इट्स वीकेंस विद डिस्टेंस, यानी कम हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट होता है, ये दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर यानी दोनों का जो मास है, तो बीच में जो सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, इसके अंदर तो सेंटर पॉइंट से वो क्या करती है, अर्थ होती है, अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो सेंटर पॉइंट से उसको अपनी तरफ क्या करती है, यानी कि सेंटर के थ्रू से वो खींचती है। ठीक है, तो सेंटर पे जब फोर्स लगता है तो वहां से सेंटर के थ्रू वो नीचे की तरफ से अपनी तरफ खींचती है, तो उसके कारण जो वस्तु होती है वो नीचे गिर जाती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 72 से। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिख देना, अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज देयर एनी फोर्स दैट एक्ट ऑन देम, व्हाट एक्सर्ट दिस फोर्स? यानी कि क्या कोई ऐसा फोर्स है जो एक्ट करता है, इट मीन्स यानी कि क्या कोई ऐसा जो फोर्स है जो अपने आप में प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि अपने आप जो एक कार्य करता है, और व्हाट एक्सर्ट दिस फोर्स, और ये कौन सा फोर्स है जो काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स की जो बात कर रहा है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा एक फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है जो अपने आप ही यानी कि काम करता है, कार्य करता है, और जो वस्तु को जैसे अपनी तरफ खींचता है, तो कौन सा जो फोर्स है इसके अंदर, तो क्या कोई है, तो इसमें इज। ठीक है, देखो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो आप एक बात ध्यान रखना कि जैसे ये क्वेश्चन है कि इज देयर एनी फोर्स, क्या कोई ऐसा फोर्स है दैट एक्ट ऑन देम, और फिर उसके बाद ये
कंप्लीट हो गए क्वेश्चन इसके अंदर। तो इसके अंदर फिर इसमें आगे पूछ रहा है व्हाट एग्जर्ट दिस फोर्स, तो यानी कि ये कौन सा जो फोर्स है जो काम करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना इस तरह का जो क्वेश्चन आता है, तो अगर पहले में इस दे रखा और फिर दूसरे में उसके क्वेश्चन में कोई रीजन पूछ रहा है या फिर उसका नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट में आप लिख देना यस, ठीक है, यस ही आएगा इसके अंदर, ये 100% इसका आंसर यस ही आता है, क्योंकि आगे फिर उसके बारे में पूछ भी रहा है कि क्या है, या फिर इसके बारे में ये भी कह देगा कि इसका क्या रीजन है, ठीक है। तो अगर आपको आगे नहीं आता सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट में आप यस लिख देते हो, तो 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन होगा, तो एक हाफ या 1 मार्क्स का तो आपका जो यस में ही जो नंबर मिल जाएगा, ठीक है इसके अंदर। तो ये आप ध्यान रखना, कभी भी इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये इस तरह से 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन बनता है, 1 मार्क्स का 1 का ही, तो आप अगर इसमें देखोगे दिमाग लगाओगे तो यस में आपको जो 1 मार्क्स तो यहीं पे आपको मिल जाएगा। तो आंसर में हम लिखेंगे यस, देयर इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स and it is called gravity. Gravity is a force of attraction that exists between any two objects with mass. The earth, due to its large mass, exerts of gravitational force on all objects near it, pulling them towards its center. ठीक है कि हाँ वो एक जो फोर्स है वो काम करता है जो वस्तुओं पर अपने आप, वो यूनिवर्स के अंदर कि ब्रह्मांड के अंदर, तो वो क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है, जिसको ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी एक फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एग्जिस्ट करती है किसने, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या, ऑब्जेक्ट के जो मासेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनकी मास पे हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि हैवी होगा उसको ज्यादा खींचेगी, जो स्प्रिंग बैलेंस वाला उस तरह से, तो मासेस से। और जो अर्थ होती है, अर्थ के अंदर यानी कि जो ड्यू टू इट्स लार्ज मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हर ऑब्जेक्ट को यानी कि उसके सेंटर से अपनी तरफ जो खींचता है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स, क्या जो अर्थ है प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ इक्वल फोर्स से खींचती है क्या, ठीक है। हम अभी तक पढ़ते आ रहे कि मास के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसका मतलब इक्वल फोर्स से तो नहीं खींचती होगी, जो ज्यादा हैवी होगी उस पर ज्यादा फोर्स लगता होगा और जो कम है उसके ऊपर कम फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर देखो आप, जैसे ग्रेविटी इसके अंदर दिखा रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे बॉल है आप खेलते हो तो नीचे की तरफ जैसे फेंकते हो तो वो ऊपर की तरफ फेंकोगे तब भी वो नीचे ही गिरेगी, और नीचे की तरफ डालोगे तो नीचे की तरफ जो गिर जाती है, तो किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, ठीक है। इसके अंदर जो ग्रेविटी क्या है, जो एक फोर्स अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसके कारण। तो आंसर में अब हम देखो यहाँ पे बताएंगे इसके अंदर कि यहाँ पे जो आंसर में क्या पूछा था कि जो अर्थ है जो फोर्स अप्लाई करती है तो क्या सभी ऑब्जेक्ट पर सेम अप्लाई करती है, क्या इक्वल फोर्स लगाती है। तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि मास पे डिपेंड करती है उसके अंदर, ठीक है, इस तरह से यानी कि जो मास होता है उस पे अकॉर्डिंग, तो जिसका ज्यादा मास होगा उस पर ज्यादा फोर्स लगेगा और जिसका कम है वहां पर कम फोर्स लगेगा। सिंपल सी बात है। आप देखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को जैसे धक्का लगाते हो या किसी को खींचते हो उसके, या फिर आपने देखा होगा ट्री पर से कुछ भी चीजें होती है, ट्री पर कोई फ्रूट गिरता है, ठीक है, उसका जो गिरने की जो आप स्पीड देखते हो, या कोई स्टोन गिरता है या फिर आप कागज गिराते हो उसके अकॉर्डिंग, तो देखते हो दोनों के अंदर कितना डिफरेंस रहता है यहाँ पे। तो ये जो कागज वाला क्वेश्चन है यानी कि पेपर वगैरह आप फोल्ड करते हो तो आपने देखा होगा धीरे धीरे नीचे गिरता है उसके अंदर, तो ये आप हायर क्लासेस में उसका रीजन भी पढ़ोगे, आपके माइंड में आ रहा होगा कि वो तो हल्का होता है तो उसके अंदर जो फोर्स है वो जल्दी से क्यों नहीं गिरता, ठीक है, उसके तो मास का ये सब आप हायर 9th क्लास में आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो आंसर में हम लिखेंगे नो, द अर्थ डज नॉट pull every object with equal force. The force of gravity is stronger on objects with greater mass, while the earth exerts a gravitational pull on all objects. The strength of that pull depends on the mass of the object being attracted. कि नहीं जो अर्थ है वो प्रत्येक वस्तु को इक्वल फोर्स से नहीं खींचती, क्योंकि जो फोर्स है ग्रेविटी है वो क्या है, स्ट्रोंगर है ऑन ऑब्जेक्ट विद ग्रेटर मास, ठीक है, उसका जो मास है ग्रेटर से उसका जो ग्रेविटी है वो स्ट्रोंगर है। तो जो अर्थ एग्जर्ट करती है यानी कि जो काम करती है, जो लगाती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है ऑब्जेक्ट को जो खींचती है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ पुल डिपेंड, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है किस पर, ऑब्जेक्ट के मास पर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना जो मास के ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट किस पे डिपेंड करता है, मास पर डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग वो अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 75 से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, कि भार, जो वेट है वो क्या होता है, भार होता है, और मास क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है, दोनों के अंदर डिफरेंस है याद रखना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, ठीक है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट
और वेट इज द डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी। ऑन प्लैनेट अर्थ द टू क्वांटिटीज आर प्रोपोर्शनल। मास क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कोई मैटर है उसकी जो अमाउंट है, ठीक है, उसकी जो कितनी अमाउंट है, और वेट क्या है कि जो फोर्स उसके ऊपर लगा है, एक्ट हुआ है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसने डाउनवर्ड किया यानी कि ग्रेविटी ने उसने कितना जो फोर्स लगा के अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचा, तो वो क्या है, उसका जो वेट कहलाता है, ठीक है, उसके अंदर। ऑन प्लेनेट, जो अर्थ प्लेनेट है वहां पर जो है दो क्वांटिटी है, और दोनों जो क्वांटिटीज है क्या है, प्रोपोर्शनल है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, वहां पर फ्री में है, आप लिंक ओपन कर लेना। लेकिन जो पीडीएफ है वो कमेंटेड रहेगी, कमेंटेड राइट करना है, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में एक्सप्लोरिंग जो फोर्स राइट करके और फिर उसको आप ओपन कर लेना। तो जो एक्सप्लोरिंग फोर्स राइट करेगा उसी की जो पीडीएफ का जो लिंक है वो ओपन होगा, वही उसको ओपन कर सकता है, ठीक है। जो कमेंट नहीं करेगा उससे वो ओपन नहीं होगी, लेकिन कोई भी कॉस्ट वगैरह नहीं है, ठीक है, फ्री है इसके अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। If we place some objects on water, some of them float while other fall to the bottom. The gravitational force of the earth is acting on all objects. So why do all objects fall to the bottom? कि अगर हम कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुएं हैं, ठीक है, उसको पानी के ऊपर रखते हैं तो कुछ क्या होती है, तैर जाती है, फ्लोट कर जाती है, और कुछ बॉटम के अंदर बैठ जाती है, ठीक है, यानी कि बॉटम में चली जाती है, नीचे गिर जाती है पानी के अंदर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के अंदर सभी वस्तुओं पर कार्य करता है, ठीक है। जो हर वस्तु के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है अर्थ के ऊपर, जितनी भी जो ऑब्जेक्ट उन सब पर, तो फिर सभी ऑब्जेक्ट ही बॉटम में क्यों नहीं बैठते, कुछ तैरते क्यों रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर इसका कहना है कि सारे ऑब्जेक्ट को बॉटम में जाना चाहिए, क्योंकि बॉटम जो है अर्थ से अटैच है और वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो कुछ क्यों फ्लोट करते हैं। तो आंसर में हम लिखेंगे कि while the earth's gravitational force act on all objects, whether they sink or float in water, depend on the buoyant force and the density of object relative to water. Object with a density lower than water experience the stronger buoyant force, causing them to float, or while those with a higher density experience or weaker buoyant force and sink. कि अगर जो वाटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट डालते हैं उसके अंदर, तो वो जो तैरते हैं और डूबते हैं, तो ये सब किस पे डिपेंड करता है, बियॉन्ड फोर्स और डेंसिटी के ऊपर, ठीक है। ध्यान रखना कि एक तो बियॉन्ड फोर्स होता है जिसके कारण होता है, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी, की उसकी डेंसिटी कम है या ज्यादा है पानी से, उस पर डिपेंड करता है। अगर बियॉन्ड फोर्स ज्यादा है और जो डेंसिटी है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वो कम है, किससे, वाटर से, और स्ट्रोंगर क्या है, बियॉन्ड फोर्स, और बियॉन्ड जो फोर्स है वो ज्यादा है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है, यानी कि तैरेगा। और अगर इसका अपोजिट है, यानी कि डेंसिटी ज्यादा है, हाइयर है, और बियॉन्ड फोर्स क्या है, वीकर है, कम है, तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, बॉटम के अंदर चला जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का क्या था, आंसर था। तो इन टैक्स के जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर आते हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपके लिए जो वीडियो है हेल्पफुल रही है, ठीक है, अगर क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर जरूर करना, और कमेंट्स बॉक्स में अपने जो सजेशन लिखना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इसके अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां पर आपको एक्सप्लोरिंग फोर्स राइट करना है और फिर आपको लिंक को क्लिक करना, ओपन हो जाएगा, कोई भी जो कॉस्ट नहीं है, ठीक है, फ्री में है वहां पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।